हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे साइंस बाय विनायक सर। तो हम स्टार्ट किए थे अल्फ़ा सीरीज़ को, लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया होगा और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा वीडियो। और टोटली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि सबको पता है, और मतलब पूरा हिंदी में किया गया है। लास्ट लेक्चर में काफ़ी बेसिक चीज़ें देखे थे आवेश के बारे में, क्लियर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहली बात ये है कि आप जाके प्लीज़ लेक्चर 1 देखिए, क्योंकि ये कोई शॉर्ट वीडियो वाला मतलब सीरीज़ नहीं चल रहा है कि पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स को मैं करवा के अपलोडेड कर रहा हूँ। इसमें कैसा है अपना कि कनेक्ट है पूरा चैप्टर को अपने 8-9 लेक्चर में क्या करेंगे, एंड करेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ, वो भी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के साथ, क्लियर है। तो इसके लिए बोल रहा हूँ कि कल जो भी ये वीडियो लेक्चर में भी एंट्री किए हो या देख रहे हो नए स्टूडेंट्स हो, तो प्लीज़ लेक्चर 1 इसका देखो, देन यहाँ से स्टार्ट करो। तो आपका पूरा जो एंटायर चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, वो कम्प्लीटली अच्छे से हो जाएगा, क्लियर है। तो आपको देखो लास्ट लेक्चर का थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। आप लोग तो पढ़ के आए होगे, रिवाइज़ करके आए होगे, तो याद होगा। आवेश के बारे में देखे थे, बहुत ही सामान्य चीज़ों के बारे में समझे थे। आवेशित करने के, आवेशन करने के कौन कौन से पद्धति, ये देखे थे। देन लास्ट में देखे थे कूलम का नियम, और फिर बताया था परावैद्युतांक का मतलब एक्चुअल में महत्वपूर्ण क्या है, कि वो किस लिए मतलब उसके वजह से क्या फ़र्क पड़ता है आपके बल पे। तो हमने वो भी देखा था, एक फार्मूला भी डिराइव किया था कि किसी भी माध्यम का बल बराबर क्या होता है, शून्य आकाश में लगने वाला दो चार्ज के बीच का बल डिवाइड बाई क्या, ER, सापेक्ष परावैद्युतांक। आई होप सभी लोगों को याद होगा, ठीक है। लास्ट लेक्चर की चीज़ें ये थी, तो लास्ट लेक्चर में जाके प्लीज़ देख लेना। अब स्टार्ट करते हैं, वहाँ से कनेक्टेड लेक्चर है सारे, क्लियर है। बीच से देखने की कोशिश मत करना, ठीक है। कुछ समझ आ जाएगा शायद, आप वहाँ जाओ फास्टली थोड़ा देख लो कि आप लोगों ने वो सारी चीज़ें पढ़ ली है, तो यहाँ पे आ जाओ, फिर यहाँ से भी स्टार्ट कर सको। बट पूरा कंप्लीट अगर ये सीरीज़ जो मैं चला रहा हूँ उसमें करोगे, तो आपका पूरा चैप्टर का एक न्यूमेरिकल और उदाहरण में और स्वाध्याय में सारी चीज़ें बनेंगी और पूरे क्लियरिटी हो जाएगी कॉन्सेप्ट की, क्लियर है। चलो, तो अपने कूलम के बारे में, कूलम का नियम यानी कूलम्बीय बल, या तो बोलते हैं इसे स्थिर विद्युत बल भी बोल सकते हैं, क्लियर है। क्योंकि यहाँ चार्जेस कैसे स्थिर हैं, इन दोनों के बीच बल लग रहा है, तो इसको स्थिर विद्युत बल भी कहते हैं, क्लियर है। तो अब देखो, अपने एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते देन इसका एक न्यूमेरिकल लगाएंगे। कूलम्ब बल और गुरुत्वाकर्षण बल को हम थोड़े अंतर स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, क्लियर है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि दो आवेश के बीच एक बल लगता है जिसे बोलते हैं कूलम्बीय बल, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर विद्युत बल, क्लियर है। डेफिनेशन वगैरह देख लिए थे, फॉर्मूला था K Q1 × Q2 डिवाइड बाई R²। और उन दोनों के बीच की दूरी कहाँ से लेनी होती है, दोनों आवेशों के बीच के केंद्र से। और कैसा होता है ये आवेश, बिंदुवत आवेश होता है। बिंदुवत आवेश का मतलब क्या, कि जो आवेश की साइज है उसके कंपेरेटली जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच को, जो आपने सेपरेट यानी अलग किया, वो डिस्टेंस क्या बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, क्लियर है। चलो, फिर एक K का मान है, और K का मान हमने बोला था कि ये माध्यम पे निर्भर करता है। बोलो हाँ के ना, माध्यम पे क्या करता है, निर्भर करता है, क्लियर है। अब गुरुत्वाकर्षण बल में क्या है, वहीं वहाँ दो पदार्थ लिए जाते हैं, दोनों पदार्थ के द्रव्यमान का गुणनफल के समानुपाती होता है गुरुत्वाकर्षण बल। फिर वहाँ से भी समानुपाती हटता है, तो एक अचलांक आता है जिसे G, कैपिटल G से दर्शाते हैं। और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस का क्या, वर्ग यानी दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। तो देखो समानताएं दोनों में क्या है, पता है कि दोनों बल, E लिखने का मतलब है मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से है, इसीलिए स्मॉल e लिखा हूँ, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इंग्लिश वर्ड से G से लिखा हूँ, क्लियर है। तो दोनों से आप देखोगे तो स्थिर विद्युतीय बल यानी कूलम्ब बल जो है दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती है, और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती। ये एक बढ़िया सा अंतर है, क्लियर हुआ। मतलब दोनों ही बल कैसे हैं, दोनों पदार्थों के, दोनों आवेश हो सकते हैं या तो गुरुत्वाकर्षण में दोनों के द्रव्यमान के, क्लियर है। तो दोनों के दूरी के वर्ग के क्या है भाई, विलोमानुपाती है, क्लियर हुआ। इसीलिए हमने क्या लिखा, R²। मतलब ये बल कैसे घटेगा, जैसे जैसे R बढ़ेगा, R थोड़ा बड़ा बट उसका स्क्वायर है, तो और तेज़ी से क्या होगा, वो चीज़ बढ़ेगी, क्लियर है। अगर 2 सेंटीमीटर है, 2 मीटर है, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। फिर यहाँ भी 2 सेंटीमीटर है, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, क्लियर है। तो बल क्या होगा, बहुत तेज़ी से घटेगा अगर आप दूरियाँ बढ़ाते चलोगे, क्योंकि यहाँ कैसा है, वर्ग के विलोमानुपाती है, क्लियर है। अब दूसरी चीज़ें, इसमें ये नियतांक और इसमें नियतांक या अचलांक कहो,
ये अचलांक जो है के कूलम्ब बल का वो माध्यम पे निर्भर करता है, बट भाई ये यूनिवर्सली कांस्टेंट है, जिसे बोलते हैं सार्वत्रिक नियतांक। मतलब पूरे ब्रह्मांड के लिए अपना क्या है, ये कैपिटल जी कांस्टेंट है। क्लियर हुआ आप सभी को, क्लियर हुआ। और जो कूलम्बीय बल होगा वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो आकर्षण टाइप का और एक अपाकर्षण टाइप का। कहने का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ अगर दोनों धन धन है तो क्या अपाकर्षण लगेगा, एक धन है और एक ऋण है तो दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण। पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है हमेशा कैसा होता है बच्चों, क्या होता है अपना आकर्षित प्रकार का, यानी अट्रैक्शन टाइप का होता है। क्लियर हुआ। तो ये थोड़ी सी बेसिक सी बातें मुझे बताने की ज़रूरत थी कि दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है और डिसिमिलरिटीज़ हैं। तो अब सीधा एग्जाम्पल पे आते हैं। इस फॉर्मूले को आपको शायद याद होगा, 11th वगैरह में तो पढ़े ही होंगे। चलो अब सीधा क्वेश्चंस लगाते हैं। मैं क्वेश्चंस कराने का मेरा तरीका कैसा है, जो पर्टिकुलर हम थियरी पढ़ रहे हैं उस थियरी से रिलेवेंट जितने भी अपने क्या बोलते हैं प्रश्न है उस अध्याय में या उदाहरण में, उसको मैं साथ साथ करूँगा। ऐसा नहीं कि एक बार थियरी निपटा दिए देन उसके बाद न्यूमेरिकल सारांश करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। टॉपिक पढ़ा, टॉपिक से रिलेटेड उदाहरण या स्वाध्याय में जितने भी क्वेश्चन दिए उसको निपटाएंगे। क्लियर है। तो देखते हैं यार, हिंदी में तो है नहीं मेरे पास, ये थोड़ी दिक्कत ना है, मतलब हिंदी में पूरे ट्रांसलेट कर दे मैं। क्लियर है। देखते हैं आगे। यही डायग्राम का यूज़ कर लेंगे ज़रूरत पड़ी तो। चलो उदाहरण 1.4 एक बार मैं देख लेता हूँ पूरी क्लियरिटी है या नहीं सारी चीज़ों की। तो पता चला पढ़ाते जा रहा हूँ, कुछ दिख नहीं रहा है। ओके, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, अभी तक में कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण 1.4 देखो लिखा गया है, चार्ज एंड न्यूटन्स टू स्टेशनरी पॉइंट मासेस। क्लियर है। दो द्रव्यमान के बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और दो स्थिर आवेशों के बीच क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलम्बीय नियम के अनुसार स्थिर विद्युत बल लगता है। और दोनों ही लो कैसा है बच्चों, उनके दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती है। पहला लाइन इन दोनों के लो के बारे में ही लिखा है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, तो उतने लाइन तो कुछ है नहीं। फिर बोला क्या गया है, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स बाय डिटरमाइन रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड बराबर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बराबर। समझ गए बच्चों। आपको बोला गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल या कूलम्बीय बल को दोनों को क्या करना है, आप लोगों को कंपेयर करवाना है। क्लियर है। क्या करवाना है, कंपेयर करवाना है, कौन ज़्यादा है कौन कम है, कौन कितना ज़्यादा है कौन कितना उससे कम है। क्लियर है। और फर्स्ट कंडीशन आपको दी गई है बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन लेना है और एक क्या लेना है, प्रोटॉन लेना है। क्लियर हुआ। तो यहीं से हम शुरू कर देते हैं, यहीं डायग्राम इसका यूज़ कर लेते हैं उदाहरण 1.4 के लिए। क्लियर है। तो एक में इलेक्ट्रॉन दिया है और एक में बच्चों प्रोटॉन दिया है। एक में इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है और एक में किसकी बात कर रहा है, प्रोटॉन की। क्लियर है। तो यहाँ पे बच्चों लिख दो इलेक्ट्रॉन का मास और लिख दो यहाँ प्रोटॉन का मास। क्लियर हुआ। डायग्राम यही चीज़ें रहेंगी। एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो कूलम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। और वो भी प्रोटॉन का भी आवेश कितना होगा, उतना ही होता है, बस साइन में क्या होता है, अलग अलग होता है, एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव। बट इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा, प्रोटॉन का जो मास होगा, वो दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इन दोनों के बल का हम क्या करेंगे बच्चों, अनुपात ले लेंगे। क्या करेंगे, अनुपात ले लेंगे। तब हम दोनों को कंपेयर करें, क्योंकि हम कभी भी क्या करते हैं, दो चीज़ों का अनुपात लेते हैं, फिर जो एक रिजल्टेंट वैल्यू आती है उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करके फिर चेक कर लेते हैं। तो देखो मैं कैसे सॉल्व करने वाला हूँ इसको। जो Fe है बच्चों वो क्या है, Q1 इंटू Q2 है। ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है प्रोटॉन पे ही क्या होता है, उतना ही आवेश होता है। और हम यहाँ ले लेते हैं उसका मैग्नीट्यूड, तो आपको E इंटू क्या लिखना रहेगा, E। क्लियर हुआ सबको। अरे 1E बराबर कितना होता है, 1E बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻27 कूलम। क्लियर हुआ। तो ये लिखा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होगा उतना ही प्रोटॉन पे। क्लियर है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी नहीं लेते हैं क्योंकि वो चीज़ें तो कैंसिल हो ही जाएंगी, r² मान लेते हैं। वैसे ही अब गुरुत्वाकर्षण बल के लिए लिखो तो आप क्या लिखोगे बच्चों, G तो कांस्टेंट है, M1 M2, तो M1 अपना क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और M2 क्या है बच्चों, प्रोटॉन का द्रव्यमान, डिवाइड बाई क्या होगा बच्चों, उन दोनों के बीच दूरी का वर्ग का विलोमानुपाती। अब दोनों का हम क्या करते हैं बच्चों, अनुपात ले लेते हैं। तो Fe डिवाइड बाई Fg के E इंटू ई, तो बच्चों E² हो जाएगा
और ये क्या होगा बच्चों आर स्क्वायर। और एफ जी को अब बच्चों यहाँ रखना है तो ये ऊपर वाली टर्म यहाँ आ जाएगी जी एम ई इंटू एम पी, और डिवाइड में जो चीज़ें हैं यहाँ है मतलब ऊपर चली जाएगी तो ये एक्चुअली हो जाएगा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या होगा कट जाएगा, तो फाइनली अपने को क्या मिलेगा एफ ई डिवाइड बाई एफ जी, वो तो कट गया तो के ई स्क्वायर, फिर क्या बच गया बच्चों कैपिटल जी एम ई एम पी। अब सबकी क्या करना है बच्चों वैल्यू पुट करनी है अपने को। के क्या है बच्चों 9 गुणा 10 के घात 9 होता है बराबर ई की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1.6 गुणा 10 के घात -27 का क्या है बच्चों होल स्क्वायर। फिर बच्चों क्या है कैपिटल जी की वैल्यू है 6.67 गुणा 10 के घात -11 गुणा क्या है बच्चों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है बच्चों 9.11 गुणा 10 के घात -31 kg। ये याद भी ना हो तो चलेगा क्योंकि क्वेश्चंस में गिवन होगा, मतलब आप लोग प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन, इवन इसमें भी तो गिवन है ही, इसमें भी हाँ देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान दे, और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है 1.67 गुणा 10 के घात माइनस कितना होता है भाई ये भी 27 kg। क्लियर है 1.67 गुणा -10 के घात 27 kg। तो इसको सॉल्व करोगे तो मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, फिर उसमें आपका वीडियो लॉन्ग बन जाएगा, कोई नीड नहीं है। कैल्सी से आप सॉल्व कर लेना, कैल्सी तो है ही आपके पास। इतना सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ रही है बच्चों फर्स्ट वाले की एफ ई बटे एफ जी 2.4 गुणा 10 के घात 39, 2.4 गुणा 10 के घात 39। क्लियर है। तो इसको एफ ई को सब्जेक्ट बनाइए बच्चों, तो 2.4 गुणा 10 के घात 39 इंटू क्या है बच्चों एफ जी। इसका मतलब समझ रहे हो बच्चों, इसका मतलब ये है बच्चों कि जो स्थिर विद्युत बल या तो कूलम्बीय बल है बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल से इतना गुना ज़्यादा है। बात को समझने की कोशिश करो। इसको निकालने का मतलब आपको अब अगर आप फर्स्ट चैप्टर जाओगे 11th में बहुत सारे फोर्सेस की बात कर रहे थे, कोई दुर्बल है, कोई मतलब कोई कमज़ोर है, कोई ज़्यादा प्रभावित बल है, तो सारी चीज़ें तब तो उसे थियोरेटिकली आप याद कर रहे थे। अब तो मतलब 12th फिजिक्स एंड होते होते सारे बल के बारे में आप अच्छे से पढ़ लोगे। न्यूक्लियर फोर्स पे भी अपने को आगे पढ़ना है जाकर, तो हर एक चीज़ आपको दिखेगी। तो यहाँ से क्या पता चला कि स्थिर विद्युत बल या तो कूलम्बीय बल जो है बच्चों इस कंडीशन में हमारा क्या है ज़्यादा है नॉर्मली। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं इस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए बात कर रहा हूँ बराबर ना। और ऐसे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपना क्या होगा ज़्यादा होगा। क्लियर हुआ। एक ही लगाओ या 3 लगाओ, 3 2 तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि बच्चों 10 के घात +39 है, 10 के घात 39 है, तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। एफ जी की वैल्यू जो भी हो उससे मल्टीप्लाई करो, बहुत ज़्यादा आएगा एफ ई की वैल्यू। क्लियर हुआ। चलो अब सेकंड क्या बोला है आपको फॉर 2 प्रोटॉन्स। कुछ नहीं बच्चों सेम क्वेश्चन अगेन बोल रहा है। ये ए का फर्स्ट था और ये ए में दूसरा बोल रहा है बच्चों, सेम क्वेश्चन है प्रोटॉन के लिए। क्लियर है। तो प्रोटॉन के लिए आपको क्या करना रहेगा, सेम चीज़ें लिखनी रहेगी। चलो कोई नहीं, चौक गिर गया, मेरे को बुरा लगता है अगर चौक टूट जाता है तो बड़ा वाला है देखो। चलो तो आपको सेम चीज़ें लिखनी है, बस क्या करनी है एफ ई डिवाइड बाई एफ जी मैग्नीट्यूड में ले लो मान में। क्लियर है। ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, कुछ चेंज नहीं होगा। दो प्रोटॉन लो या 2 इलेक्ट्रॉन लो, डायग्राम बनाने की उतनी नीड नहीं है इसमें, जैसे समझाने के लिए आपको बताया था। और एफ जी में आर स्क्वायर, बस यहाँ चेंज होगा, यहाँ और एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन, मतलब दोनों प्रोटॉन बोला है। क्लियर है। तो मतलब दूसरे कंडीशन में क्या बोल दिया है कि भाई दोनों प्रोटॉन लो, क्या लो ऑलरेडी प्रोटॉन। ये पहला कंडीशन है अपना, और ये कौन सा कंडीशन है अपना दूसरा कंडीशन है। क्लियर है। तो बस वही बात है, फिर इसको भी सॉल्व कर दोगे तो ये भी कुछ वैल्यू आपको लाके दे देगी। और ये करीबन आ रहा है 1.3 गुणा 10 के घात 36 के बराबर है। 1.3 गुणा 10 के घात 36। तो ये सॉल्व कर लोगे ना इजीली, बिकॉज ऐसे ही वैल्यू पुट करनी है। आर स्क्वायर कैंसिल, के ई स्क्वायर के ऊपर की टर्म तो पूरी सेम रहेगी, नीचे का ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, बस ये 1.67 का क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एम पी इंटू एम पी, क्योंकि अब क्या बोल रहा है 2 प्रोटॉन की बात कर रहा है। क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर बोला है
हाँ, और नॉर्मली जो लास्ट में बोला है कि 1 एंगस्ट्रॉम जितने से एक दूसरे से क्या है सेपरेट है। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब साफ साफ लिखा भी और आपको पता भी होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर है। तो ये जो आपको सेपरेशन यहाँ इसलिए वैल्यू नहीं रखा देखो, क्योंकि आर तो कटने ही वाला है मुझे पता है, इसीलिए मैंने नहीं रखा। क्लियर है। तो ये जो सेपरेशन दिया गया है आपका 1 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है बच्चों, बुक में भी गिवन है और आपको याद भी होना चाहिए 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर है। तो ये कितने का सेपरेशन है, मतलब कितने दूरी से इनको अलग किया है 1 एंगस्ट्रॉम से। फिर आगे पूछ रहा है कि उनका क्या फाइंड करना है तुम्हें, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ द म्यूचुअल अट्रैक्शन। क्लियर। आपको पूछ रहा है कि त्वरण ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, त्वरण किसका, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। क्लियर है। तो फॉर्मूला तो आपके पास है ही, एफ बराबर क्या होता है बच्चों, एम ए। एफ बराबर क्या होता है बच्चों, एम ए। तो यहाँ से निकाल दोगे, ये आपके लिए प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का ही, प्रोटॉन का मास रखो, प्रोटॉन का ये, और ये इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से आपको क्या, इसको सब्जेक्ट बनाओगे किसको, ए ई को, किसको, ए ई को। तो इजीली आप क्या कर सकते हो, एक्सेलरेशन यानी उसका त्वरण ज्ञात कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। एक बार मैं वीडियो देख लेता हूँ कैसा है, सारी चीज़ें क्लियर है। ओके, एक स्क्रीनशॉट लिया जाए, आप लोग भी ले लो वहाँ से एक स्क्रीनशॉट। मैं तो फ़ोटो ले लिया। चलो इसको इरेज किया जाए, फाइंड कर लोगे ना, एफ बराबर एम ए है, बराबर एम है, तो उसमें क्या है, ए याद करना है, तो एफ के बटे में एम चला जाएगा और कुछ भी नहीं है उससे ज़्यादा। क्लियर है ना, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। चलो तो यहाँ से स्टॉप करके मैं इरेज करता हूँ जस्ट। चलो बराबर। तो कूलम के नियम का अब सदिश स्वरूप देखते हैं। ओके, इरेज कर रहा हूँ, फिर इतना बना भी रहा हूँ तो जस्ट आपका 1-2 मिनट भी ना आ जाए, ताकि वीडियो लॉन्ग ना बने, उसके वजह से मुझे स्टॉप करना पड़ता है। क्लियर है। अब चलो कूलम्ब के नियम का सदिश स्वरूप देखते हैं। बराबर। सदिश क्या होता है बच्चों, पता ही होगा, अधिक सदिश तो पढ़ते आ रहे होगे। क्लियर है। सदिश बेसिकली क्या है, हमारा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का, मतलब कोई भी भौतिक राशि के साथ क्या बताना है बच्चों, उसका मान यानी मैग्नीट्यूड, और उसके साथ साथ उसकी दिशा भी आपको बतानी रहती है। तो अब बल तो एक अपना सदिश राशि है। क्लियर है। अब अपने को क्या करना है, जो कूलम नियम हमने लिखा था ना वो सही है, उसके साथ हमने सिर्फ मान लिखा था के Q1 × Q2 डिवाइड बाई में R²। अब क्या करना है बच्चों, उसका दिशा भी दर्शाना है। तो मैंने ये एक ग्राफ ड्रॉ किया, एक्सिस ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है नॉर्मली जो आप ड्रॉ करते हो, और ये उसका संदर्भ बिंदु यानी ओरिजिन है OO। क्लियर। अब देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो यहाँ से कुछ दूरी पे R1 दूरी मान लेता हूँ मैं, R1 दूरी समझना, एक आवेश ले रहा हूँ, उसका मान है भाई Q1, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर Q1। क्लियर है। और इस बिंदु पे और एक आवेश ले लेता हूँ Q2, ये बिंदु O यानी संदर्भ से R2 दूरी पर है, और ये दोनों सदिश रहेंगे। अभी बताता हूँ। देखो जो Q1 और Q2 है, दो आवेश लिया, संदर्भ बिंदु O से Q इस पॉइंट तक में R1 जितनी दूरी है। तो यहाँ जो R1 और R2 होते हैं ना बच्चों, लिख देता हूँ साइड में, R1 एंड R2 पता ही होगा, अगर सदिश पूरा पढ़े हो आप लोग मैथ्स में, तो उसे बोलते हैं बच्चों स्थिति सदिश। क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश। बेसिकली स्थिति सदिश क्या होता है, जो दूरी आप संदर्भ बिंदु से लेकर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मापते हो, उससे बोलते हैं बच्चों स्थिति सदिश। तो आप देखो मैंने संदर्भ बिंदु O से लिया है, कहाँ तक लिया, किसी पर्टिकुलर पॉइंट O के लिए। क्लियर हो। अब देखो, अब तुमने दो चार्ज रख दिया। क्लियर है। दोनों चार्ज को आपने क्या कर दिया, रख दिया। तो दोनों चार्ज को एक सेकेंड के लिए अभी कंसिडरेशन में ले लो, दोनों धनावेशित हैं। तो अब एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। और फोर्स कहाँ लगाएंगे बच्चों, इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग पे, इन दोनों के क्या, लाइन ज्वाइनिंग पे। तो यहाँ जो लाइन ज्वाइनिंग होगा, यहाँ जो दोनों का लाइन ज्वाइनिंग होगा ना बच्चों, और ये सदिश स्वरूप में दर्शा रहे, तो यहाँ एरो बताइए और यहाँ भी एरो बताइए। अब मान लो मैं 1 से 2 की ओर आ रहा हूँ, सपोज आप 2 से 1 भी जा सकते हो, तो अभी पता चल जाएगा। 2 से 1 जाओगे तो एरो उस तरफ आएगा। तो 1 से 2 की ओर आए तो यहाँ और एक सदिश आएगा, जिसको हम बोलेंगे विस्थापन सदिश। किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो आएगा, वन टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन हुआ, तो उस सदिश को हम कहते हैं बच्चों
विस्थापन सदिश। क्या कहते हैं बच्चों? विस्थापन सदिश। क्लियर हुआ? और स्थिति सदिश क्या हुआ पता चला आपको? संदर्भ बिंदु से किसी बिंदु तक में जाने के लिए जो दूरी मापी जाएगी वो स्थिति सदिश है, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए जो दूरी मापी जाएगी वो होगी हमारी विस्थापन सदिश। क्लियर? अब देखो बच्चों, यहाँ दो फोर्स लगेगा, आपको पता है भाई। 1 2 के ऊपर लगाएगा इस डायरेक्शन में, देखो ध्यान से, बोलो हाँ के ना। 1 इस जो 2 के ऊपर कौन फोर्स लगाएगा? 1। तो आप यहाँ के क्या लिख दोगे? F21। आवेश 1 के द्वारा आवेश 2 पर लगने वाला बल, और वैसे ही आवेश 2 क्या करेगा भाई? तुझे इस तरफ फोर्स लगाएगा, तो आवेश 1 पर 2 के द्वारा लगने वाला बल। कैसे पढ़ते हो इसको लास्ट लेक्चर में बताना। जो पहले लिखा होगा उस पर लग रहा है, जो बाद में लिखा उसके द्वारा लग रहा है। आवेश 1 के द्वारा आवेश 2 पर लगने वाला बल, आवेश 2 के द्वारा आवेश 1 पर लगने वाला बल। दोनों मैग्नीट्यूड यानी मान के हिसाब से क्या होंगे? समान होंगे, बट दिशा क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो ये चित्र आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। क्लियर? अब आगे का देखते हैं क्या करना है इसमें। जो स्थिति सदिश होती है बच्चों, स्थिति सदिश याद रखना, या तो वेक्टर सम से भी आप समझ सकते हो, वहाँ इसकी कोई नहीं। अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभ। ऐसे बेसिकली आप क्या निकालते हो? विस्थापन भी ऐसे ही निकालते हो। तो अंतिम माइनस प्रारंभ करना है। क्लियर? अंतिम माइनस प्रारंभ। क्या अंतिम माइनस प्रारंभ करना है? तो देखो मैंने क्या बोला, मैं 1 से 2 की ओर चला। मैं कहाँ से चला? 1 से 2 की ओर चला। मैंने बोला तुम 2 से 1 चल सकते हो, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ये करवा दूंगा 1 से 2, 2 से 1 खुद कर लोगे। तो मैं 1 से कहाँ चल रहा हूँ? 2 चल रहा हूँ। क्लियर? तो 1 से 2 चलूँगा तो बच्चों इसको मैं लिखूँगा, जो R12 की वैल्यू होगी अंतिम क्या है बच्चों? 0.2 पे आकर रुके, यानी R2 स्थिति सदिश, माइनस प्रारंभ क्या था बच्चों? 0.1 पे, यानी R1 स्थिति सदिश। क्लियर हुआ? और यही अगर आप 2 से 1 जाते हैं तो क्या होता है बच्चा? R1 माइनस R2 हो जाता है। क्लियर है? अभी यही क्यों लिखा उसका रीज़न भी बताता हूँ। मतलब आप बेसिकली क्या, क्योंकि आपको विस्थापन सदिश उसी दिशा में लेना है जो बल ज्ञात करने आप जा रहे हो। समझे नहीं? देखो समझो, मैं ये बल ज्ञात करने में इंटरेस्टेड हूँ अभी। क्या? मुझे F21 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? F21। तो 21 तो 2 पर बल लग रहा है 1 के द्वारा, कहाँ? इस डायरेक्शन में। तो जिस दिशा में आप बल ज्ञात करोगे उसी दिशा में आपकी विस्थापन सदिश होनी चाहिए। क्लियर हुआ? अब इसीलिए मैंने R12 लिया। अगर मैं इंटरेस्टेड होता 1 2 फाइंड करने में, 1 2 मतलब आवेश 2 द्वारा आवेश 1 पर बल कहाँ? वहाँ लग रहा है, तो मैं 2 से 1 की ओर चलता तो मेरा विस्थापन सदिश क्या आता? R21 आता, और यहाँ पे क्या हो जाता? R1 माइनस R2 हो जाता। क्लियर हुआ? आई होप सब ठीक ठाक है। कुछ बोलने में निकल गया होगा, 2 1 1 2 में कन्फ्यूज़न हो जाता है, बट बेसिकली आप समझ के लॉजिक क्या है मेरा। चलो तो सिंपल सा अब वेक्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं। क्लियर है? क्या लिखोगे बच्चों? के Q1 Q2 डिवाइड में क्या लिखोगे? डिस्टेंस क्या होता है? दो आवेश डिस्टेंस क्या लेना होता है? 2 आवेशों के बीच की दूरी। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है बच्चों? विस्थापन सदिश, यानी R12 का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। R12 का होल स्क्वायर, या तो आप मैग्नीट्यूड दर्शा के भी दर्शा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी उसको ओपन करना ही है। फिर बच्चों ये तो पूरा क्या आ गया? ये आ गया मान। ये क्या आ गया बच्चों? मान। ये क्या आ गया? आपका मान आया, मतलब मैग्नीट्यूड आया। बट आपको उसके साथ साथ क्या दर्शाना है बच्चों? दिशा। क्यों? क्योंकि ये सदिश स्वरूप है, नहीं तो अलग क्या होगा अपना? सदिश स्वरूप पढ़ ही क्यों रहे? दिशा जानने के लिए। तो दिशा दिशा हमेशा इकाई सदिश से जाना जाता है, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा बच्चों? क्लियर है? तो अपना यूनिट वेक्टर क्या होगा? 1 से 2 की ओर उसका दिशा होगा। तो अब यूनिट वेक्टर यानी जिसे बोलते हैं हम इकाई सदिश। कोई अगर इकाई सदिश भूल गया तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर कोई सदिश R है, उसका इकाई सदिश निकालना है तो बच्चे याद रखना, उस सदिश, उसका सदिश का मान लिखना है, बट्टे में उस सदिश का मान यानी मैग्नीट्यूड लिखना है। कहने का मतलब ये है, समझो कोई सदिश R है, उसका इकाई सदिश लिखना होता है बच्चों। तो ये कैप दर्शाते हैं R कैप, मतलब इकाई सदिश, उसका सदिश बट्टे में उसके सदिश का मान।
किए होगे 11th में यार, काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस वगैरह आप लोग करते आ रहे होगे। क्लियर है। तो अब देखो इसको आगे बढ़ाते हैं। F21 फटाफट KQ1 Q2 क्या बच्चों R12 को ओपन कर सकता हूँ। R2 माइनस R1 पे बोलो, जल्दी बोलो। R2 माइनस R1 पे ओपन कर सकता हूँ तो R2 माइनस R1 सदी का होल स्क्वायर बोलो, हाँ के ना जल्दी। फिर बच्चों ये क्या था मेरा एक्चुअल में, ये तो मेरा क्या था, दिशा था। ये क्या था बच्चों, दिशा, या तो बोल सकते हो इकाई सदिश था अपना, इकाई सदिश है जो कि अपने को क्या दिखा रहा है, दिशा दिखा रहा है, बोलो हाँ के ना। चलो इकाई सदिश R12 है। तो अब ये R12 जो है क्या होगा बच्चों, सदिश बटे में सदिश का मान R12 क्लियर। R12 के लिए सदिश क्या होगा बच्चों, R12 ये है, ये उसका सदिश है। क्लियर है। तो सदिश क्या होगा, R2 माइनस R1 सदिश लेना है हाँ, और बट्टे में क्या लेना है बच्चों, उस सदिश का मान लेना है। उस सदिश का क्या लेना है, मान लेना है। क्या आप समझ आया। अगर चलो यहीं दर्शा देते हैं इसके लिए, R12 बात को समझो। क्लियर है। R12 मैंने लिखा है। क्लियर है। तो इकाई सदिश कैसे लिखते हैं बच्चों, सदिश। तो R12 क्या है मेरा एक्चुअल में, ये है, ये रहा। तो R2 माइनस R1 सदिश, और ये कैसे सदिश में ही लिखना है आपको, क्योंकि इसका मोड़ मत कर देना, बट्टे में करना। R2 माइनस R1 का मान। क्लियर हुआ। वही चीज़ मैंने क्या कर दी, उतार दी। फिर क्या लिखना है बच्चों, F21 इज इक्वल टू KQ1 इंटू Q2 बच्चों, KQ1 इंटू Q2। बच्चों देखो ये स्क्वायर है और ये सेम टर्म है, दोनों कैंसिल नहीं होंगे, ये याद रखना, ये कैंसिल नहीं होगा बच्चों। अगर किसी को लग रहा है कैंसिल हो जाएगा, नहीं हुआ। देखो एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, जल्दी फटाफट कर दे। कोई सदिश से 3i प्लस 4j 5k। क्लियर है। तो बच्चों ये इसका अगर इकाई सदिश लिखना है, याद होगा फिर भी मैं बता देता हूँ। तो क्या लिखते हैं, सदिश डिवाइड बाय सदिश का मान। आप सबको क्लियर पक्का हो जाएगा, जिसको भी डाउट अगर रहा होगा तो ये इकाई सदिश को आप ऐसे लिखना है, सॉरी सदिश मतलब पूरा 3i 4j प्लस 5k। अब क्या करेंगे, अब बच्चों उसका क्या करना है, आप लोगों को मान लेना है। तो मान कैसे लेते हो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, i j हट जाएगा अभी, और 5 का स्क्वायर, और उसका वर्ग करते हो यानी रूट लेते हो। तो 3i वैसे के वैसे रहेगा, 4j प्लस 5k, फिर 3 का स्क्वायर 9, 16, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 9 25, और ये 25 तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। सही लिखा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 और 5 का 25, 50 आ गए। तो ये एक्चुअली आया आर वेक्टर। समझ आया। तो कोई ये मत सोचो कि यहाँ से यहाँ काट देंगे, ये दोनों को नहीं काट सकते, ये दोनों को नहीं काट सकते। ये सदिश है, सदिश मतलब आपको ऐसे लिखना है, और ये सदिश का मान है, तो दोनों ही क्या है, सदिश का मान है। तो फाइनली आपका क्या बनेगा यहाँ बच्चों, R2 माइनस R1 का क्या होल क्यूब। तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया, और यहाँ छूट गया कुछ, R2 वेक्टर माइनस R1 सदिश पूरे डिवाइड में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका है फाइनल रिजल्ट। क्लियर हुआ बच्चों, क्लियर हुआ। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आया। तो इसी को F12 लिखोगे तो जस्ट इसका उल्टा होगा, यहाँ से यहाँ जाओगे तो विस्थापन सदिश क्या लोगे, 2 से 1 लोगे, तो ये भी बदल जाएगा, 1 माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर है। और उसके लिए, और कल ही आपको मैंने ये चीज़ बता दी थी पहले से ही, उदाहरण तो अभी नहीं करवाना है, साइड में रहने दो जगह। तो ये क्या हो जाएगा, F21 कल ही बताया था, तो 1 2 के ऊपर जितना बल लगाएगा 2 पे उतने लगाएगा, बस क्या करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो ये यहाँ से भी दिख जाएगा आपको। और इसी को अगर मैग्नीट्यूड में लिखना है, मान में लिखना है, तो F12 का मान जितना होगा वो मान किसका होगा, F21 का मान होगा। क्लियर हुआ बच्चों, क्लियर हुआ आपको। तो आई होप आपको दिख रहा हो सारी चीज़ें। चलो बहुत बढ़िया तरीके से दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर हुआ बच्चों। तो ये था कूलम्ब के नियम का सदिश स्वरूप। 3 मार्क्स में आ सकता है आपको लिखने के लिए कि कूलम्ब के नियम का सदिश स्वरूप को दर्शाइए या लिखिए, जो भी है। तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अब क्या करना है, ये इरेज कर रहा हूँ, तो एग्जाम्पल के लिए था,
ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो। अध्यारोपण का सिद्धांत देखते हैं बच्चों। आवेश के निकाय के लिए क्या बोलते, छोड़ो, शुद्ध हिंदी एकदम। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत ये किसके लिए यूज़ होता है वो देख लो आप लोग, बस ज़्यादा कुछ नहीं, सिद्धांत एक तो लगा ना। चलो, अध्यारोपण का सिद्धांत बच्चों कूलम के नियम के लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे, देखो। कोई एक ही चार्ज मानो, ध्यान से समझना कि यहाँ पे एक चार्ज तुमने Q6 रखा है, क्या रखा है, मान लो Q6 रखा है, यहाँ ऊपर दर्शाता हूँ, अभी काम आएगा। फिर मान लो एक चार्ज यहाँ पे है Q1, एक चार्ज यहाँ पे है Q2, एक चार्ज यहाँ पे Q3, एक चार्ज है यहाँ Q4 और एक चार्ज मैंने माना यहाँ पे है Q5। क्लियर है? तो Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 5 चार्जेस हैं। अब मुझे निकालना है कि इस Q6 पर ये पांचों मिलके कितना बल कितना बल लगा रहे हैं। ये इसको बल लगाएगा तो ये इसको भी लगाएगा, नो डाउट। बट मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन में उल्टा नहीं पूछा आपको, मैं पूछ रहा हूँ ये पांचों मिलकर ये इसके ऊपर भी एक टाइम लगाएगा, ये भी इसके ऊपर एक बार लगाएगा, ये भी इसको एक टाइम लगाएगा, ये भी इसको एक टाइम लगाएगा और ये भी इसको एक टाइम क्या लगाएगा, बल। और उल्टा भी होने ही वाला है, क्योंकि आपका क्या एक्शन रिएक्शन होगा इधर न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। क्लियर है? बट अब मैं बोल रहा हूँ कि पांचों जो आवेश है, ये पांचों आवेश इस पर जो बल लगाएंगे वो बल का मान कितना होगा, उसके लिए अध्यारोपण का सिद्धांत यूज़ करते हैं। तो डायग्राम को और थोड़ा अच्छे से व्यवस्थित तरीके से दर्शा देते हैं। इनका डिस्टेंस कुछ भी मान लो यार, R1 मान लो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R2 मान लो बच्चों, इन दोनों के बीच का R3 और ये भाई तू इधर आ जा, R3, 4 एंड ये R5। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अब देखो, अब क्या मैंने बोला, दोनों अगर धन आवेशित है तो भाई Q1 Q6 पे पर कुछ इस डायरेक्शन में बल लगाएगा। अब लिख देते हैं Q6 अपना यहाँ पे ही रख देते हैं। अब Q6 पे उस डायरेक्शन पे लगाएगा तो आप क्या लिखोगे, F6(1) आवेश 1 के द्वारा आवेश 6 पर लगने वाला बल। अब ये देखो 2 जा रहा है, जहाँ लाइन जॉइनिंग होती है। लाइन जॉइनिंग का मतलब क्या बच्चों, दोनों आवेशों के केंद्र से जो दूरी आपने बनाई है, एक इमेजिनरी लाइन बनाई है ना, वहाँ पे एग्जैक्ट बल लगता है। तो Q2 कहाँ पे लगेगा, इस तरह से। ये Q6 इधर आ जा, एक्चुअली Q6 बच्चों इधर है, ध्यान रखना। और तो ये क्या लगाएगा, F6(2) आवेश 2 के द्वारा आवेश 6 पर लगने वाला बल। फिर ये Q3 इधर आ रहा है तो ये लगाएगा F6(3) और ये कुछ इस तरह है। देखो एग्जैक्ट तो नहीं जा रहा है, थोड़ा टेढ़ा बन गया, चलेगा, आप समझ जाओगे। तो 6(4) और ये एग्जैक्ट यहाँ पे जो है क्या है, F6(5). क्लियर है बच्चों? तो ऐसा आपको मैंने डायरेक्शन बता दिया। क्लियर है? तो ये क्या हो रहे, उसके ऊपर एक प्रकार का बल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो बच्चों इस जो टोटल Q6 के ऊपर कितना बल लगेगा, क्वेश्चन ये है। तो बच्चों टोटल जो F6 पर बल लगेगा ना, इन सभी बल का सदिशों का योग होगा। मैंने क्या बोला, इन सभी बल का जो एक एक करके बल लगा रहे हैं Q6 के ऊपर, उन सभी बल के सदिशों का क्या होगा बच्चों, योग होगा। तो अपने यहाँ लिखेंगे 6(1), 6(2), 6(3), 6(4), 6(5). ऐसे ही अगर बच्चों नंबर ऑफ चार्जेस और होते तो ये प्लस होते होते जाता। तो ये हमने क्या किया, सभी आवेश 6 पर जो लग रहा था बल, उन सभी लगने वाले बल के सदिशों का हमने क्या कर दिया बच्चों, योग कर दिया। इसी को बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। बट इसमें और एक क्या है कि बच्चों, जब Q1 इसके ऊपर बल लग रहा है ना, तो इससे उसका कोई लेन देन नहीं है, मतलब अनअफेक्टेड है। जब आवेश Q1 Q6 के ऊपर बल लगा रहा है तब Q2 का कोई रोल नहीं है, मतलब इसके लिए कोई इंटरफेयर करने वाला काम नहीं है। क्लियर है? और इन सभी बल का क्या करना है, सदिश योग कर देना है। आपको लिख देते हैं सदिश योग। क्लियर हुआ बच्चों?
तो ये था अध्यारोपण का सिद्धांत। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, एक बढ़िया सा फोटो ले लो इसका। अब इसके आगे इसके क्वेश्चंस करेंगे। एग्जांपल्स हैं दो थे एग्जांपल से, एक स्वाध्याय का क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको कूलम्स लॉ से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मतलब इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अगर ये आए तो 3 मार्क्स में आ सकता है कि कूलम के नियम के सदिश स्वरूप को आप समझाइए। क्लियर है? तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आप लिख लो, मैं इरेज कर देता हूँ स्टॉप करके। चलो अपने रिटर्न आ गए मतलब इरेज करके। ये देखो 2 एग्जांपल करते हैं। अध्यारोपण सिद्धांत के ऊपर पूरा बेस है टोटली, मतलब कूलम के नियम का अध्यारोपण सिद्धांत से अपने क्या किए थे अभी कि जितने भी बल निकल रहे थे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 6 जन 7 जन मिलके बल लगा रहे थे, तो उन सबका सदिशों का आपने क्या कर दिया था, योग कर दिया था। तो अब देखो उदाहरण 1.6 क्या है, कुछ छोटा है उदाहरण 1.6 में। हाँ, डायग्राम बुक पे कैपिटल क्यू, अच्छा सेंटर में कैपिटल क्यू छूट गया, बराबर। चलो तो उदाहरण 1.6 क्या है बच्चों कि एक आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है, बराबर। इक्विलेटरल ट्रायंगल के शीर्ष पर तीनों ए बी सी सी 3 शीर्ष बिंदुओं पर आपका क्या किया गया है, Q1 Q2 Q3 3 चार्जेस आवेश रखे गए हैं। एक का मान Q है, दूसरे का मान भी Q है, तीसरा मान Q, और सबकी भुजाएं कैसी है यानी साइड्स कैसी है, इक्वल है, क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आपका क्या है, L है। तो बोल रहा है कि इस पॉइंट Q पे, ये क्या है बच्चों, पॉइंट Q नहीं, इस पॉइंट पे ये क्या है बच्चों, केंद्र है इस त्रिभुज का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या है बच्चों, ये बिंदु है, सेंटर है, बराबर। तो इस पे एक चार्ज कैपिटल Q रखा गया, तो इस पर टोटल फोर्स फाइंड करना है। कितना क्या फाइंड करना है, टोटल फोर्स फाइंड करना है। इस कैपिटल Q को, यार जगह तो नहीं होगा, कहाँ लिखूँ, इसको साइड में अभी फिलहाल के लिए यहाँ लिख देता हूँ, समझ जाओगे आप लोग। क्लियर है? अब देखो बच्चों ये भी पॉजिटिव चार्ज है, सब तीनों के तीनों पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। बट अपने को निकालना क्या है, ये कैपिटल Q दूसरों के साथ क्या कर रहा है नहीं देखना, जो तीनों Q1 Q2 Q3 स्मॉल चार्जेस आवेश जो है वो कैपिटल Q के साथ क्या कर रहे हैं अपने को वो देखना है। बच्चों अगर आप देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच, तो ये क्या करेगा, इसको बल लगाएगा इस डायरेक्शन में। थोड़ा लंबा बनाता हूँ यार, डायग्राम छोटा बना के ही गलती कर दिया, कोई नहीं। क्लियर है? तो क्या लगाया भाई, Q2 ने क्या किया, बल लगाया, कहाँ लगाया, उस तरफ लगाया, तो इसको मान लेते हैं F2। ये भी धन आवेशित है, यहाँ भी कैपिटल Q क्या है बच्चों, धन आवेशित है। तो इस बिंदु से अगर इस बिंदु तक की दूरी कुछ भी होगी, अभी मानते हैं L है, तीनों दूरियाँ क्या होगी बच्चों, समान होंगी, A मान लेता हूँ मैं, तीनों दूरियाँ समान होंगी ना भाई। तो इस पॉइंट C से पॉइंट Q, यहाँ पॉइंट Q नहीं यार, इस बिंदु तक केंद्र तक अगर आप देखोगे तो ये भी धन है, तो ये भी इसको किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, उसको मान लेते हैं F3। क्लियर हुआ? और ये क्या है बच्चों, Q अब यहाँ रख देते हैं सोच रहे होगे Q को ऊपर नीचे कर रहे हैं, जगह नहीं हो रहा, छोटा बना देना इसीलिए। फिर बच्चों यहाँ क्या है बच्चों, Q1 है इस पॉइंट A पे, और ये भी धन आवेशित है, ये भी धन आवेशित है, तो इसको कहाँ लगाएगा बच्चों, नीचे की ओर बल लगाएगा, ज़्यादा नीचे खींच लिया, नीचे की ओर बल लगाएगा, उससे मान लेते हैं F1। तो बच्चों अब परिणामी बल क्या होगा, परिणामी मतलब टोटल फोर्स कितना लग रहा है, टोटल बल कितना लग रहा है कैपिटल Q पे इन 3 Q2 Q3 Q1 के वजह से। तो बच्चों देखो ये दोनों तो इधर उधर निकल गए हैं। क्लियर है? इनको यार बड़ा डायग्राम है, ठीक है आप समझ जाओगे, एंगल बता देता हूँ यहाँ पे बस। तो आपको क्या करना है बच्चों, ओवरऑल अगर ये कितना एंगल होगा बच्चों, 60 डिग्री। अभी समझाता हूँ कैसे त्रिभुज का कोण नहीं, ये सब। तो ये बच्चों कितना होगा आपका, 30 डिग्री होगा। और अगर यहाँ से आप लाइन एक ड्रॉ करोगे पूरे परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना देगा आपको, 90 डिग्री। तो ये 90 + 3 120 हो गया। तो ये एंगल एब्सोल्युटली कितनी रही होगी बच्चों, 60 डिग्री रही होगी। क्लियर है? कितनी रही होगी, 60 डिग्री। क्लियर है? तो ये 60 है, तो ये कितना 60 होगा। तो कहने का मतलब ये बच्चों कितना बन रहा होगा, 120 डिग्री बन रहा होगा। कितना, 120 डिग्री। अभी इन दोनों का मैं कोण क्यों ले रहा हूँ पता चलेगा। देखो ये दोनों ऐसे हैं, हमें इसका रिजल्टेंट पहले, परिणामी बल पहले निकालना पड़ेगा, तभी परिणामी बल इन दोनों का निकाले। एक इधर है, एक इधर है, तो मुझे क्या पता किधर है,
समझ रहे हो। तो इनका परिणामी बल निकालने के लिए, परिणामी बल इसका कहाँ होगा भाई, एग्जैक्ट इस डायरेक्शन में होगा। एग्जैक्ट कहाँ होगा अपने, इस डायरेक्शन में ऊपर की होगा। F3 इधर लगा रहा है, F2 इधर लगा रहा है, तो दोनों का परिणामी मिलाओगे तो कहाँ होगा, सीधा एकदम निकलेगा अपना। और F1 तो ऑलरेडी नीचे है, कहने का मतलब क्या है, F1 और इसके परिणामी को अपने मान लेते हैं F1 डैश मान लेते हैं। कहने का मतलब है F1 निकालना है और F1 डैश निकालना है। जो भी निकलेगा दोनों को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, यानी घटाना है। क्यों घटाना है, क्योंकि दोनों कैसे है बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब, हाँ अब देखो, अब सभी का बल निकाल लेते हैं। जो F1 है वो कितना है, पहले देखो F1 सबका मैग्नीट्यूड लेके चलो, वैसे भी सारे धन आवेशित है तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। वैसे F1 कितना होगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मानी, a मानी है, यानी a का स्क्वायर और k, और दोनों आवेशों का गुणा k, q1 तो q ही है तो k इंटू क्यू। क्लियर है, चलो वेरी गुड। फिर F2 कहाँ है, F2 इधर लगा रहा है। क्लियर है, कैपिटल Q इंटू क्यू, तो k कैपिटल Q इंटू क्यू। क्लियर है। अभी देखो रिजल्ट क्या आएगा, वो तो आपको भी शायद किए हो तो पता, मुझे तो पता ही है, फिर भी आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या है चीज़ें। और दोनों के बीच का दूरी कितना है, a का स्क्वायर। फिर F3 भी वही आने वाला है यार, क्यों, क्योंकि Q इंटू कैपिटल Q और k तो है ही कूलम के नियम से, हाँ। और दोनों के बीच की दूरी क्या है, a स्क्वायर। मतलब सभी फोर्सेस इक्वल आने वाले हो तो मुझे भी पता है, क्योंकि दूरी समान है, दोनों चार्जेस समान है। F2 इज इक्वल टू F3, इसको मान लेते हैं एक F के बराबर। बराबर, अभी सॉल्यूशन में इजी पड़ेगा, इसके लिए इसको मान लेते हैं F बराबर। तो F1 का मान भी F है, F2 और F3 का मान भी F है, बट अपने को F1 तो मिल गया। F1 का मान अपने को मिल गया, कितना है बच्चों, हमने मान लिया F है। क्यों F है, पता चला, तीनों फोर्सेस इक्वल है, तीनों फोर्सेस इक्वल को हमने ये माना, और ये इसकी वैल्यू भी F है, इसकी वैल्यू भी F है, इसकी वैल्यू भी F है। क्लियर। तो अपने को F2 F3 से मतलब नहीं, अपने को क्या निकालना है, F1 डैश निकालना है। तो F1 डैश आप कुछ इस तरह निकाल सकते हो, अगर आपकी जानकारी में हो तो ये चीज़ें क्या होगा, F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2F2 इंटू F3 कॉस थीटा। तो अब 120 डिग्री जो लिया था वो F3 और F2 के दोनों के बीच का क्या चाहिए बच्चों, एंगल चाहिए आप लोगों को। क्लियर है। तो F2 का स्क्वायर, F2 बच्चों Fe है, Fe का स्क्वायर, F3 का स्क्वायर, Fe है बच्चों, F का स्क्वायर। पता चला। अब इसको बराबर F क्यों माना, नहीं तो ये सब रखोगे वही बात पढ़ने वाले, इतना कॉम्प्लिकेट सॉल्यूशन क्यों करोगे। 2F इंटू F, F2 F3 वही है, और कॉस थीटा बच्चों, कॉस जो है यहाँ कितना 120 डिग्री है। अब मैथ्स वाले बच्चे कॉस 120 डिग्री को कॉस 90 प्लस 30 करके सॉल्व कर सकते हैं। बायो वाले अगर नहीं इसमें इंटरेस्टेड है कोई दिक्कत भी नहीं है, बट कॉस 120 डिग्री का बच्चों वैल्यू याद रखना, जो हमने भी रखी है -1/2, और इसको ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो क्वाड्रेचर आपको चारों चीज़ें समझ आती है, मतलब क्वाड्रेचर पे साइन कॉस थीटा रख के तो कर लोगे, इसको भी ये चीज़ पता है। फिर क्या है, फिर तो हो गया लगभग F स्क्वायर 2F स्क्वायर 2F इंटू 2F स्क्वायर। बच्चों कॉस 180 डिग्री कितना बताया, -1/2 होता है, ध्यान से समझना, -1/2। तो 2 से 2 बच्चों यहाँ से कैंसिल हो रहा है। आई होप मैं दिख रहा हूँ, बहुत छोटा दिख रहा हूँगा, एक सेकंड, दिख नहीं रहा है शायद, हाँ दिख रहा है। मैं कैसा दिख रहा हूँ, बैठा हुआ दिख रहा हूँ। तो 2F स्क्वायर, और बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो गया, और F स्क्वायर इंटू माइनस में आ गया, तो ये -F का स्क्वायर। अब यहीं साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, F स्क्वायर हो जाएगा, एक F कट जाएगा, और ये किसके बराबर ले रहे हो आप, F1 डैश के बराबर ले रहे हो, बराबर। तो F1 डैश एक्चुअल में क्या आ गया, F ही आना था। क्लियर है। तो स्क्वायर से वर्ड गया, F1 डैश भी क्या है बच्चों, रिजल्टेंट F है। तो आप देखो भाई, अगर बच्चों एक्सिस समझोगे, एक्सिस ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो आप क्या लिखते हो, x के लिए i कैप और y के लिए क्या लिखते हो, j कैप लिखते हो, बराबर ना। तो ये y देखो, और नीचे ये प्लस, अगर ये प्लस j कैप लिखोगे तो नीचे के लिए क्या लिखोगे, -j, यानी -y है, और इधर क्या है, -x है। क्लियर है। तो अगर यही डायग्राम को यहाँ उठा के रख दो, ये चित्र को यहाँ उठा के रख दो,
तो यहाँ से -x, इस सेंटर से +x, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने को देखना y वाला। ये ऊपर जा रहे हो +y, तो ऊपर कौन सा बल लग रहा था, F1 डैश, तो F1 डैश का डायरेक्शन भी तुम बता सकते हो +j क्या, क्लियर है। और F1 जो है नीचे जा रहा है यानी -y डायरेक्शन में, तो F1 बराबर क्या होगा अपना -j, क्लियर है। अब दोनों क्या था, कूलम्ब का अध्यारोपण के सिद्धांत को देखे थे, तो टोटल फोर्स क्या होगा बच्चों, इस FQ पे लगने वाला जो टोटल फोर्स होगा बच्चों, वेक्टर में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं लिखा है, F1 डैश प्लस क्या होगा बच्चों F1, क्लियर है, चलेगा, क्लियर है। तो F1 डैश की वैल्यू कितनी है, F + j, और ये F1 की वैल्यू कितनी है, F - j। तो बच्चों टोटल जो रिजल्टेंट फोर्स आया कैपिटल Q पे वो अपना निकला कितना, 0। कितना निकला, 0। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लायक है, इजीली, बहुत इजी है, कुछ नहीं, मैंने तो समझाया इसीलिए 1 मिनट का टाइम लगा। सीधा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समझ गया, ये टोटल 60 डिग्री, तो इतना 30 डिग्री बच्चे, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करोगे तो 90, तो 90 120, तो 60 कितना 180 होना ही था, तो ये भी कितना 60 रहा होगा, तो ये टोटल 120 होगा, तो इधर भी 120, इधर भी 120, क्लियर हुआ, ये समझ गए। फोर्स समान ही होने वाले हैं, तो एक ही बार में आप लिख दोगे, मैं तो समझाने के लिए टाइम लिया ना आपको। K Q × Q /2 तीनों के लिए सेम, और ये डायरेक्शन बताओ नहीं बताओ भी चलेगा, क्योंकि नहीं बताओगे भी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, डायरेक्शन की डिस्कशन की भी नहीं और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, नेट फोर्स 0 ही होने वाला है। क्यों, लास्ट में तुम क्या कर सकते हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सीधा सीधा लिख भी सकते हो कि एक F1 डैश ऊपर है, F1 नीचे, और दोनों का मैग्नीट्यूड यानी मान भी समान है, इसीलिए क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, क्लियर है। अब आते हैं 1.7 पे। 1.7 पे क्या पूछा है, आई थिंक एक दूसरे के और ही पूछा है ना, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन ईच चार्जेस, क्लियर है, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन ईच चार्ज। चलो अभी एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्लियर है एकदम, हाँ एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फटाफट करते हैं आगे, विद्युत क्षेत्र भी मुझे पढ़ाना है, एक ही बार में ख़त्म कर दूंगा मैं सारी चीज़ें, थोड़ा फास्ट वे में चलना पड़ेगा ना। ओनली 5 मंथ्स ही आपके बचे हुए, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब को तो रिवीजन करना है, और अगस्त तो हैंडी हो गया, तो इसीलिए क्या करना है अपने को, थोड़ा फास्ट में चलना है, और चीज़ें सब कवर करेंगे ताकि अच्छे से अच्छा स्कोर आपका हो, कोई चीज़ छूट ना जाए, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। अब बच्चों बोल रहा है Q1 Q2 Q3 तीनों की साइड जो है L है, भुजाएं, और तीनों आवेश दिए गए हैं, और तीनों आवेश बोल रहे एक दूसरे के ऊपर कितना बल लगाएंगे, मतलब इस Q3 के ऊपर लगने वाला बल इसके वजह से कितना होगा, इस Q2 के ऊपर इसके वजह से इसके ऊपर लगने वाला बल कितना होगा, और Q1 के ऊपर लगने वाला बल Q3 और Q2 और Q3 के वजह से कितना होगा, मतलब सब पर एक रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा वो फाइंड करना है, क्लियर है। और क्वेश्चन में साइड्स दी गई है LLL है, क्लियर। तो इसके लिए भी अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को कि देखो बच्चों, अगर यहाँ पे देखेंगे, अब देखो, अब हम सोचते हैं कि पहले Q3 को डिस्कस कर ले, सिर्फ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चों, उससे ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें कुछ भी नहीं, और इजीली बाकी सॉल्व कर लोगे, बाकी सब इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। Q3 के ऊपर फोर्स कितना होगा, Q3 के ऊपर फोर्स बल कितना लगाएगा Q1, भाई ये धन है और ये ऋण है, आकर्षण बल लगेगा, मतलब ये इसको खींचने की कोशिश करेगा, तो हम डायरेक्शन बताएंगे इस तरफ, ज़्यादा बड़ा बना दिया फिर से, कोई बात नहीं, समझ आया। अभी हम देख रहे हैं Q3 के ऊपर Q1 कितना बल लगाएगा, तो Q1 धन है, तो Q3 को अपनी ओर खींचेगा, तो ये बता दिया, और ये साइड L है, तो यहाँ लिख देते हैं F3(1), आवेश 1 के द्वारा आवेश 3 पर लगने वाला बल। वैसे ही बच्चों ये भी धन है, तो इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, तो क्या लिखोगे, F3(2), आवेश 2 के द्वारा आवेश 3 पर लगने वाला बल। तो बच्चों इसका ये तो ऐसे हो गया, मतलब ऐसे हो गया, इसमें ऐसे था, हाँ ये वाले में ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया, क्लियर है। तो इसमें भी सेम कैसे ना, देखो इसमें भी ये V1 रहा था, तो रिजल्टेंट यहाँ से निकाले, इस फॉर्मूले से, पता ही है मैथ किए ही हो गई ये सारी चीज़ें, और इसको भी ऐसे उल्टा भी निकाला, तो उसका नीचे रिजल्टेंट आ जाएगा। तो इसका जो रिजल्टेंट है बच्चों आपका कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्लियर है। इसको जोड़ देना, बताने की कोई नीड नहीं, उतना समझ जाओगे आप लोग। F3(1) और F3(2), तो टोटल हम समझ लेते हैं ये कितना है बच्चों, F3 जितना बल है, क्लियर है।
बड़ा बना के गलती किया और थोड़ा नीचे खींचना पड़ेगा नहीं। क्लियर है? समांतर चतुर्भुज का नियम, पैरेललोग्राम मेथड जिसे आप बोलते हो, समांतर चतुर्भुज का नियम सदिश में पढ़ते हो ना, सही से बना नहीं है बट क्लियर है आप लोगों को चीज़ें। चलो फिर क्या है बच्चों, ये L है, चलो छोड़ो। अब देखो Q1 के ऊपर देखना है कि ये कितना बल लगाए, ये कितना लगाएगा। तो चलो देखते हैं, अगर Q1 के ऊपर बल देखेंगे तो Q1 के ऊपर बल देखेंगे इसके वजह से, तो ये तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो Q1 को क्या करेगा, ऊपर की ओर खींचेगा। तो ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर कुछ ऐसा जाएगा। क्लियर है? और फिर अगर Q2 और Q1 को देखो तो Q1 के ऊपर कितना बल लगाएगा, ये तो प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये अपाकर्षित फोर्स लगाएगा, मतलब अपाकर्षण, मतलब क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। क्या करेगा भाई, रिपल्सन। तो यहाँ क्या लगा, F1 के ऊपर बल लगा, किसके वजह से, F3 के वजह से। यहाँ बल लगा F1 के ऊपर किसके वजह से भाई साहब, 2 है यार, उधर 2 है, और ये F3 के वजह से। और छोटा बनाता हूँ, रिजल्टेंट नहीं बना पाऊँगा नहीं तो इसका भी रिजल्टेंट कैसे निकलेगा बाबू, समांतर चतुर्भुज का नियम। तो यहाँ रिजल्टेंट जो होगा वो कितना होगा बच्चों, F1 मान लेते हैं। क्लियर है? और अब इसमें भी क्या करना है भाई, Q2 भी धन है, तो ये ऋण वाला क्या करेगा, आकर्षित करने की कोशिश करेगा। तो आकर्षित कहाँ करेगा भाई, ऊपर की ओर करने की कोशिश करेगा, ये बना दिया। और ये Q1 प्लस है, इसको कहाँ, उस तरफ धक्का मारेगा, इधर जा। तो इनका रिजल्टेंट भी कहाँ निकलेगा बच्चों, कहीं यहाँ कहीं निकलेगा। तो आप ऐसे जोड़ दोगे। क्लियर है? क्लियर है? जोड़ दोगे ऐसे, तो यहाँ रिजल्टेंट निकल गया। रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, F2 होगा। अब एक चीज़ जानने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर क्या लगा, Q2 के ऊपर फोर्स लगा, किसके वजह से लगा, 1 के वजह से लगा। यहाँ भी किसके ऊपर बल लगा, 2 ऊपर लगा, किसके वजह से, 3 के। बस ये डायग्राम इंपॉर्टेंट था, इतना समझना था, बहुत बेसिक सी बात है, सिर्फ प्लस माइनस ही समझना था, कौन किसको किस तरफ खींचेगा, कौन किसके ऊपर जब बल लगा रहे तो डायरेक्शन बताना क्या है। क्लियर है? अब तो ईजी सॉल्यूशन है बस। अब क्या है, अपना सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। क्लियर है? तो सॉल्यूशन कैसे होगा बच्चों, ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्लियर है? ये सारी चीज़ें जो है 60 डिग्री पे होंगी, ये भी 60 डिग्री पे होगा और ये भी भाई साहब किस पे होगा, 60 डिग्री पे होगा। क्लियर है? और बच्चों एक पूरा ये रेखा यहाँ से यहाँ घूमोगे तो कितना टोटल 180 डिग्री होगा ना। यहाँ से यहाँ आओगे, एक चांदा बनेगा, आधा चांद बनेगा, 180 डिग्री होगा। तो रिमेनिंग मतलब हमें जो चाहिए इतना कितना है बच्चों, 120 डिग्री। ये कितना है बच्चों, 120 डिग्री। और 120 प्लस 60 मिलाओगे तो ये पूरा आधा चांद बन जाएगा। तो आधा चांद बन गया तो आपका कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर है? और ये 60 डिग्री ही रहेगा। तो सब में क्या करना है, क्या करना है आप सब में, अब सब में क्या करना है लिख देता हूँ, फिर आप कर लोगे। और थोड़ी चीज़ें मैं बता देता हूँ इसमें, और ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं। चलो कोई भी एक फोर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं, कोई भी एक फोर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? कोई भी, सब एक दूसरे को ऊपर ही लगा रहे हैं। तो F1 3 निकालते हैं और मैग्नीट्यूड सबका ले लो, इधर बेटर रहेगा क्योंकि एक नेगेटिव भी है। F1 3, एक के ऊपर 3 के द्वारा लगने वाला बल, पहले तो K आएगा और यहाँ पे भी Q है, यहाँ भी Q है। मैग्नीट्यूड ले चुके आप लोग, तो नेगेटिव का टेंशन नहीं, दोनों के बीच का डिस्टेंस L। क्लियर है? तो K Q स्क्वायर डिवाइड बाई L का स्क्वायर ना, L का स्क्वायर। क्लियर है? F1 3। फिर बच्चों क्या निकालेंगे अपने, F1 2 निकाल लो। F1 2 पता चला कहाँ, 1 पर 2 के द्वारा लगने वाला, तो 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस क्या इतना है बच्चों, L ही है, L का स्क्वायर आएगा। और दोनों के बीच का चार्ज क्या है, Q इंटू Q है। क्लियर है? समझ आ रहा है सभी को? क्लियर है? चलो F1 2 हो गया, F1 3 हो गया। वैसे ही आप 2 3 निकालोगे तो 2 से 3 के बीच निकालोगे, निकाल लो, क्या कर लोगे, 2 से 3 के बीच निकालोगे तो डिस्टेंस L है, दोनों चार्ज हो, मैग्नीट्यूड लोगे। तो ओवरऑल अगर मैं सिंपल से भाषा में कहूँ, निकालना क्या है, 2 3, फिर निकालना है 2 1। भाई 1 2 निकाल, 2 1 निकाल, दोनों सेम ही आएगा, बस ये मैग्नीट्यूड में सेम आएगा, डायरेक्शन अपोजिट होंगे, इसलिए ये ले लिए। क्लियर है? अब आपने 1 से 3 निकाला, 3 से 1 भी वही वैल्यू आएगी। ओवरऑल सब सेम ही होने वाले हैं, आई होप समझ आ रहा हो। और 2 से 3 निकाल दिए, 3 से 2 भी कितना होगा, उतना ही होगा।
क्लियर है। तो सारी चीज़ें क्या होंगी, इक्वल होंगे, और ये सब सारी चीज़ें भी क्या होंगी, इसके इक्वल हो गए अगर मैग्नीट्यूड वाइज सिर्फ देखोगे, और ये भी इक्वल होगा। आई होप समझ आ रहा है ना तुम लोगों को। एक बार मैं समझा देता हूँ, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है एक बार वीडियो देख लेते, बस वीडियो थोड़ा लंबा ना बने इसीलिए मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ जल्दी बताने की। देखो बच्चों, ये तो वही खेल हो गया कि यहाँ Q1 रखा है, यहाँ Q3 रखा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, L है। फिर यहाँ से देखो बच्चों, Q3 रखा है और यहाँ Q2 रखा हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना L है, और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या है बच्चों, L है। क्लियर है। तो कूलम का नियम, दोनों चार्ज का गुणा डिवाइड बाय उसके दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती। तो यही सब तो आप कर रहे हो, और मैग्नीट्यूड ले लिया तो माइनस प्लस का झंझट ही नहीं रहेगा। क्लियर हुआ आप लोगों को, क्लियर हुआ आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये सारे बल निकालोगे तो सेम आएगा। ये इसके ऊपर इधर जितना लगाएगा, ये इसके ऊपर इसको इधर जितना खींचेगा, ये भी इसको इधर इतना खींचेगा। क्लियर है, उतने ही बल से। चलो ये हो गया। तो आप निकाल लेना, आगे मैं नहीं बता रहा हूँ, और बस एक ही का बता रहा हूँ, F1 का। तो F1 के लिए क्या होगा बच्चों, F1 के लिए क्या होगा, रिजल्टेंट F12 का स्क्वायर, F12 का स्क्वायर, F13 का स्क्वायर, क्या होगा बच्चों, 2F1 2 इंटू F13 कॉस कितना डिग्री लोगे बच्चों, 120 डिग्री। क्लियर है। वैल्यू रख दो ना यार, F1 to F3 सबकी वैल्यू F है, कॉस 180 डिग्री बता के रखा हूँ, -1/2 होता है। वैसे ही सेम F2 भी सेम रहेगा, जो भी वैल्यू आएगा ना वो F2 के इक्वल ही होगा। क्यों, क्योंकि F1 और F2 का केस दोनों का क्या है, सेम है। F2 के लिए भी 120 डिग्री आएगा, बस F3 के लिए क्या अलग रहेगा। हाँ, इसके अंदर का भी लिखने के लिए अलग लिखोगे, क्या लिखोगे, F23 और F21 लिखोगे, और इसमें क्या करना है बच्चों, F3, तो F31 का स्क्वायर, और क्या है बच्चों, F32 का स्क्वायर प्लस 2F3132 कॉस। अब यहाँ कितना लेना है बच्चों, 60 डिग्री, तो ये वैल्यू निकलेगी। तो F1 और F2 सेम निकला, F3 क्या निकला, अलग निकला। आई होप आप लोगों को ये पूरी चीज़ें समझ आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए सीधा। गुजरात बोर्ड स्पेशली मैं तो मतलब गुजरात से ही हूँ, अपने गुजरात सूरत से। तो गुजरात बोर्ड वाले स्टूडेंट देख रहे हैं तो इनको कैरी करके रखो, अदर स्टेट बोर्ड वाले भी, ओके। जस्ट इनके लिए एक स्पेशली बात बता दी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आपके आ सकते हैं, और बस डायरेक्शन समझ आना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज करता हूँ, और एक क्वेश्चन बस इसका करेंगे। चलो, तो देखो ये है बच्चों स्वाध्याय का क्वेश्चन, बराबर। ये अब एक 2 इक्विलेटरल वाले कर दिए, एक सेंटर पे निकाला और एक हर एक शीर्ष पे अटका हुआ था चार्जेस, उस पर फोर्स निकाला। अभी एक बढ़िया सा क्वेश्चन है वर्ग वाला, स्वाध्याय का, बुक का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का। तो स्वाध्याय में कुछ क्वेश्चन एक वर्ग बना के दिया है जिसकी भुजाएं 10 है, वर्ग के 4 भुजाएं तो सेम होंगे। फिर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी नेमिंग किया गया है। Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, Q4 4 चार्जेस दिए गए हैं, और इस प्रकार से व्यवस्थित करके रखा गया है। क्लियर हुआ। तो +2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रो, +2 माइक्रो। माइक्रोकूलम मतलब क्या होता है बच्चों, 10 के घात -6 कूलम। 1 माइक्रोकूलम बराबर 10 के घात -6 कूलम। क्लियर है। चलो, माइक्रो मतलब 10 के घात -6, वो छोड़ो। और बोला है सेंटर पे एक चार्ज रखा किया है Q5, क्या रखा गया बच्चों, Q5, जिसका वैल्यू कितना है बच्चों, 1 माइक्रोकूलम। तो बोल रहे हैं कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे रखे हुए आवेश की वजह से इस Q5 पर कितना बल लगेगा, कितना बल लगेगा। तो देखो चारों दिशाएं से लटका के रखें बेचारे को। तो करते हैं, चलो बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें, फिर से वही देखना है। चलो Q1 और Q5 के बीच का खेल देखते हैं, और ये बच्चों सेंटीमीटर में। पहले तो कर्ण निकाल देते हैं। क्या होगा बच्चों, पाइथागोरस का प्रमेय लगा दोगे। एक कोई भी त्रिभुज को पकड़ लो यार, ADDC AC निकालना है तो पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होगा रे लड़कों, AC स्क्वायर बराबर ये लंब बटे आधार, तो AD स्क्वायर, और ये प्लस क्या है बाबू, AC का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, वर्ग में रूट में AD स्क्वायर। AD कितना है बच्चों, 10, 10 का स्क्वायर कितना बच्चों, 100। AC का स्क्वायर, AC लिख दिया। AD DC, DC का स्क्वायर, DC का स्क्वायर, तो DC
DC का स्क्वायर ना, हाँ DC का स्क्वायर, DC की वैल्यू भी 10 है तो 10 का स्क्वायर कितना 100, इतना तो आता ही होगा, 12 तक पहुंच गए हो बाबू। और ये आया 200, इसको कैसे तोड़ोगे, 100 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो तो 2 तो रूट में बच जाएगा √2, और 100 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, तो √2/10 सही लिखा ना, 10√2 सही से लिखते हैं 10√2। अब अच्छा दिख रहा है, 100 का क्या हो गया 10 हो गया, और 2 का क्या हो गया √2 में बच गया। तो AC की वैल्यू बच्चों अपने को टोटल, ये जो AC है ना ये भी अपने को कितना मिल गया बच्चों, टोटल कितना मिला 10/√2, 10/√2 ये टोटल AC मिला। तो क्या BD अलग होगा, BD भी तो वही होगा ना लड़कों, बात वही है ना भाई, करना ही निकाले आप लोग भी, करना अब देखो Q5 पे देखना है Q1 के वजह से कितना फोर्स लग रहा है, Q1 के वजह से, तो चलो निकालते हैं। फोर्स 5वें पे लग रहा है तुम्हारे भाई चार्ज 1 के वजह से, चार्ज आवेश 1 के द्वारा लगने वाला बल आवेश 5 पर, क्लियर है। तो क्या लिखोगे K कांस्टेंट, Q1 इंटू Q5 डिवाइड बाई क्या, डिस्टेंस तो कुछ माना नहीं है, ये पूरा कितना है बच्चों 10/10√2 है, तो ये आधा कितना होगा 10/√2/2 मतलब 5√2 आ जाएगा। नहीं आया समझ में, ये पूरा AC कितना है रे, ये O मान लो, AC कितना है 10√2, तो AO कितना होगा, AC का आधा है, AC कितना है 10√2 डिवाइड बाई 2, तो 10 से 2 गया 5√2, क्लियर है। इतनी छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, लग रहा है कोई हंस रहा होगा, चलो खैर छोड़ो। तो ये आ गया 5√2। F5 देख लेते हैं, K की वैल्यू पता है 9 × 10⁹ 9, और अभी K को क्या करो रखे, अभी वैसे रिज़ल्ट तो मुझे पता है, आपको भी पता चल जाए। Q1 कितना है बच्चों 2 माइक्रोकूलम, कितना है बच्चों 2 माइक्रोकूलम बराबर, और ये कितना है बच्चों 1 माइक्रोकूलम, क्लियर है, डिवाइड बाई 5/√2। अभी इसको सॉल्व नहीं करते क्योंकि कट पिटने वाला है, इसलिए मैं सॉल्व करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ, सही लिखा, चलो बराबर। फिर देखो बच्चों इस 5 पर इसे दूसरे के वजह से लगने वाला बल वही K होगा, दोनों चार्जेस का क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ -5 बच्चों, तो यहाँ -5 × 10⁻⁻6, और यहाँ 1 × 10⁻⁻6, और दूरी किसकी लेनी होती है बच्चों, जिस चार्ज से जिस चार्ज तक निकाल रहे हो। तो ये टोटल कितना है 10√2 है, ये डिस्टेंस जितना है ये डिस्टेंस उतना है, और ये डिस्टेंस आधा 5/√2 है, तो ये 10√2 है, तो आधा कितना होगा 5√2, ये भी होगा अपना। तो यहाँ 5 करने में 2, चलो अब F5 3 की वजह से निकालते हैं, आवेश 3 के द्वारा आवेश 5 पर लगने वाला बल, तो 3 की वजह से यहाँ ये दूरी भी कितनी होगी 5√2 होगी, तो +2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम, मतलब सेम केस ऊपर वाला। तो 2 × 10⁻⁻6, ओहो 2 × 10⁻⁻6, 1 × 10⁻⁻6, क्लियर है, और डिवाइड बाई कितना है बच्चों 5√2 है, कितना है बच्चों 5√2 है। अब क्या बच गया 5वें पर लगने वाला बल चौथे की वजह से, ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ, ज़्यादा बोल दिया, क्योंकि वीडियो भले ही 1 घंटे का बट इससे ज़्यादा टाइम चला जा चुका है, मतलब मिटा के लिखने में आगे, तो वो टाइम तो दिख ही नहीं रहा होगा आपको, 12-15 मिनट एटलीस्ट, फिर भी अभी कितना हुआ, अभी 1 घंटे 3 मिनट बराबर हो गए। चलो तो 5 पर लगने वाला बल 4 के वजह से, क्लियर है, 5 पर लगने वाला बल 4 की वजह से, तो K -5 मतलब ये 5 × 10⁻⁻6, और ये 1 × 10⁻⁻6, क्लियर है, और वही ये डिस्टेंस भी कितना होगा भाई 5√2। तो अब जो इसके ऊपर परिणामी बल है, क्या है परिणामी बल, वो क्या होगा, तो देखो जो Q4 है, Q1 को कहाँ खींचेगा बच्चों, क्योंकि नेगेटिव और प्लस है, इस तरफ खींचेगा, मतलब क्या लग रहा है
F5 पर लग रहा है F4 आवेश 4 के द्वारा बल। अब यहाँ से देखो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, क्लियर है, ये नेगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव है। तो ये इसके ऊपर कितना बल लगा रहा होगा, अपनी ओर खींच रहा होगा, तो F5 2 5 पर 2 के द्वारा बल। अब यहाँ से देखो भाई दोनों क्या है, दोनों ये +1 है ये +2 मतलब दोनों कैसे है बच्चों धन आवेशित हैं। तो ये 2 माइक्रोकूलम इसको रिपल कर रहा होगा कुछ इस डायरेक्शन में। तो F5 2 लिखोगे, 5 के ऊपर लगा बल 2 के द्वारा, फिर ये भी दोनों प्लस है तो इस तरफ रिपल कर देगा, तो 5 के ऊपर लगा बल N। तो डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से आए हुए हैं, क्लियर है। अब देखो चारों लिख दिया। अब अगर रिजल्टेंट निकालना है पर एक चीज़ कुछ ओहो कुछ छूटा क्या, बराबर सही है, 1 माइक्रोकूलम का ही अपना है, क्लियर है। तो अब क्या है देखो बच्चों, ये एक दूसरे का अपोजिट है, ऐसे बल लगाया और इन दोनों ने ऐसे बल लगाया। अब देखो बच्चों हुआ क्या, 5-2 और 5-1 को देखो, 5-2 और क्या देखो बच्चों 5-1 को देखो, क्लियर है। फिर 5-2 5-1 यहाँ फिर से 5-2 लिखा हुआ है, क्या हो रहा है 5-2 5 एक सेकेंड ये 3 है, हाँ ये 3 वाला कूलम इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है इस तरफ बच्चों, ये 3 है, क्लियर है, और ये 1 लगा रहा है इसके ऊपर 5-1 बराबर है, तो इसीलिए मैं सोचा क्या करा। चलो तो F5-3 और F5-1 कुछ ऐसा बल लगा रहे हैं और F5-4 और F5-2 कुछ ऐसा बल लगा रहे हैं, क्लियर है। तो 5-3 और 5-1 को देखो तुम, 5-3 और 5-1 को देखो, तो 5-3 और 5-1 को तुम देखोगे बच्चों कैसे हैं, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। देखो बच्चों k 2 × 10⁻⁻⁶ 1 × 10⁻⁻⁶ बटे में 5/√, दोनों सेम है कि नहीं, मतलब ये दोनों बच्चों कैसे हैं सेम है, बट विपरीत दिशा में है बच्चों एक दूसरे के, देखो विपरीत दिशा में है, दिख रहा है, ये रहा F5-1 और F5-3, 5-1 ने इधर बल लगाया, 5-3 ने उधर लगाया। तो बच्चों अगर समान मान का बल लगाओगे, 5 न्यूटन इधर लगाओगे 5 न्यूटन इधर लगाओगे, तो क्या मैं जो वस्तु हूँ विरामावस्था में रहूँगा या गति में आ जाऊँगा, नहीं आने वाला। तो एब्सोल्युटली यहाँ इस तरफ से जो ये फोर्स है एक दूसरे को ही क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, क्लियर है, एक दूसरे को फोर्स क्या कर रहे हैं बच्चों, कैंसिल कर रहे हैं। वैसे ही देखो बच्चों 5-2 और 5-4, 5-2 इधर लगाया 5-4 इधर लगाया सीधे, क्लियर है। तो ये रहा 5-2 -k5 ब्ला ब्ला ब्ला, और 5-2 के साथ क्या लिखना है 5-4 -k5, तो ये भी, तो ये दोनों भले ही नेगेटिव है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्लियर है। तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी न्यूमेरिकल में, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, बट दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है और डायरेक्शन क्या है अपोजिट, मतलब इधर -10 न्यूटन लगा, इधर भी -10 न्यूटन अपना लगा, तो रिजल्टेंट आपका क्या होने वाला है बच्चों, 0 होने वाला है, क्लियर हुआ। तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो नेट फोर्स जो लग रहा है परिणामी बल F5 के ऊपर वो कितना होगा बच्चों, 0, क्लियर है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र को, स्टॉप करते हैं, ज़्यादा टाइम हो रहा है, नहीं अभी भी एटलीस्ट 15 मिनट में पढ़ा सकता हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ, क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो, कहाँ गया स्क्रीनशॉट। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आई होप आप लोगों को फिर से बहुत ही मज़ा आया होगा वीडियो देखकर। आपको मैंने पूरी थियरी पढ़ाई जो भी एनसीईआरटी की है, प्लस उसके साथ आपको क्वेश्चंस करवाए काफ़ी, जितने भी मतलब आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यार चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब मतलब बहुत ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो अगर न्यू स्टूडेंट हो, और दोनों चैनल पे करना, ये मेन चैनल पे भी और अपना जहाँ फिजिक्स स्पेशली अपलोड है, दोनों चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही। जिस चैनल पे देख रहे हो उसके अपोजिट चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो दोनों को सब्सक्राइब करना, अल्टरनेट होते रहेंगे चीज़ें। ये मेरा मेन चैनल है बराबर, अब मेन चैनल बोल रहा हूँ, आप जहाँ देख रहे होगे आपको मेन ही लगेगा, दोनों ही मेन है बराबर। एक पे मैं मिक्सअप सारे 10th स्टैंडर्ड हो गया, 12th स्टैंडर्ड हो गया, इवन इंजीनियरिंग के भी वीडियो सभी इनकमिंग आने वाले हैं, तो वो सारे एक मिक्सचर पे, और 12th फिजिक्स एनसीईआरटी के लिए एक अलग ही मैंने चैनल बनाया, तो वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना, और प्लीज़ एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और हिंदी मीडियम के लिए इतने अच्छे से मैंने कंटेंट वगैरह आपके लिए अवेलेबल करवा दिए, और
है। और एक चैनल मेरे को हाल ही में मिला, मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि मैंने देखा, बट एक चैनल मैंने और भी देखा जो एकदम बेहतरीन तरीके से उन्होंने भी बताया हुआ। तो आपको मल्टीपल चैनल तो हिंदी मीडियम के लिए नहीं मिलेंगे, फिर भी कुछ कुछ चैनल्स हैं अभी भी काफ़ी अच्छे उसमें भी हैं। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को जल्द से जल्द और शेयर करो प्लीज़। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द क्या हो, लाइव पढ़ाने आओ आप लोगों को, ऐसे वीडियो स्टॉप प्लस। अब लाइव आएंगे तो वीकेंड में 5-6 दिन खींचेंगे, डेली इवनिंग को 1-1 घंटे या 1.5 घंटे का लेक्चर करके, तो लाइव लेक्चर का मज़ा ही अलग होगा। तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द सब्सक्राइबर बढ़ाइए और वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हो